Hi everyone, welcome back to the lectures of business studies. So sir, we were already discussing the nature and significance of management और last lecture में हमने कुछ characteristics of management भी पढ़े, goals and objectives का difference समझा और objectives of management को समझा. सर आज के टॉपिक में हमको समझना है importance of management कि वैल्यू एडिशन क्या होता है हमारी मैनेजमेंट से. अगर मैनेजमेंट नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है और मैनेजमेंट होने की वजह से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या होते हैं. ठीक है, प्लीज राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. जैसे कि हमने पढ़ा था कि डायनामिक होती है मैनेजमेंट, सो वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंस भी है उसकी, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या काम करती है. वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिससे एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलके काम करते हैं टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर पर्सनल गोल्स. ठीक है, प्लीज राइट डाउन. मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड for achieving the goals of an organization. Further, it brings the human and non-human resources together and gives a common direction to efforts of all individuals towards achieving the organizational goals. Please write down. Then we will move to the second importance. तो हमने यहां पे क्या पढ़ा? मैनेजमेंट हेल्प करती है टू अचीव द ग्रुप गोल्स. सर यही तो काम है उनका. 5 एक्टिविटीज जो हमने पढ़ी थी विच वर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. यानी कि वो 3 स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखकर इस तरीके से काम को अलॉट करते हैं कि सबके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाए एंड सबके गोल्स अचीव हो जाए. ठीक है, पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. सर एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या होता है? इसको हम एफिशिएंसी को अगर इन अदर वर्ड्स डिस्क्राइब करें, दिस इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम इस्तेमाल.
एफिशिएंसी कहलाता है अगर आप कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना देते हैं सेम क्वालिटी का, दैट मींस यू आर एफिशिएंट। अगर एक एम्प्लॉय आम तौर पर 1000 यूनिट्स बनाता है 8 घंटे में, और अगर आपकी मैनेजमेंट पॉलिसीज की वजह से वो वही काम 6 घंटे में कर पा रहा है, इसका मतलब आप एफिशिएंसी इनकॉर्पोरेट करके लाए हो प्रोसेसेस में। ठीक है, प्लीज राइट डाउन। मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग the costs and increasing the productivity through better planning, पांच एक्टिविटीज कौन सी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। The activities of the organization सर एफिशिएंसी इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक तरीका तो हो सकता है जिसको हम कंट्रोलिंग में पढ़ेंगे आगे जाके इस प्रोसेस में, विच इज बेंचमार्किंग। साहब बेंचमार्किंग क्या होता है कि आप एक बेंचमार्क डिसाइड कर देते हो, एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर देते हो कि साहब आम तौर पर एवरेज अगर आपकी परफॉर्मेंस है तो आप का एवरेज टाइम ऑफ प्रोडक्शन शुड बी 6 आवर्स। यानी कि मैनेजमेंट अपने एनालिसिस से, अपने डेटा एनालिसिस से एक स्टैंडर्ड टाइम दे देते कि साहब आपकी एक यूनिट 6 घंटे में बननी चाहिए। तो अब एम्प्लॉय के लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड हो गया कि अगर तो वो काम 6 घंटे से ज्यादा में करता है तो वो बिलो एवरेज एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है, और अगर वो काम को जल्दी कर लेता है, 6 घंटे से पहले ही खत्म कर लेता है, तो वो एक एफिशिएंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ जाता है। इससे क्या होगा कि सबको एक टारगेट टाइम मिल जाएगा कि साहब मेरे को किसी भी हाल में काम को 6 घंटे से पहले पूरा करना है, क्योंकि उसका एम्प्लॉय का कॉम्पेंसेशन, बोनस सारा का सारा इस एवरेज टाइम पर डिपेंडेंट है। ठीक है सर, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्लीज राइट डाउन। फर्स्ट बेंचमार्किंग। फर्दर हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी प्रोडक्शन थ्रू द असेंबली लाइन। यानी कि जिसमें हमने आपको बताया था कि मारुति की प्रोडक्शन किस तरीके से उनका प्रोडक्शन टाइम गिरा फ्रॉम 1983 टू 2014। प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। सब डायनामिक हमने कल भी बहुत ज्यादा डिस्कशन करी थी लास्ट लेक्चर में कि डायनामिक का मतलब अडेप्टिंग टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। आप जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं उस लोकेलिटी का एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर्स होते हैं या और इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको कंसिडर करके अपनी पॉलिसीज ड्राफ्ट करनी होती हैं। प्लीज राइट डाउन। मैनेजमेंट क्रिएट्स
a dynamic organization. An organization operates in a continuously changing, continuous लिख देते हैं, continuous changing environment. Point number 2, management helps people to adapt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. सर यही मैंने एग्जैक्ट बात करी थी कल कि अगर मैं लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स मैन्युफैक्चर करता हूं तो इंडिया में वो एक भी कार बिकेगी ही नहीं. मैं अगर यहां पर लेफ्ट हैंड ड्राइव कार मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो यहां वो मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करती जहां पर लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स बिक सकें. तो मुझे एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा. साहब यहां का लॉ अलाउ ही नहीं करता लेफ्ट हैंड ड्राइव कार्स, तो मैं बना के करूंगा क्या जब वो बिकेगी नहीं अल्टीमेटली? देन आई विल हैव टू अडैप्ट टू द लॉज ऑफ द लैंड. इसलिए मुझे राइट हैंड ड्राइव कार मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी अगर यहां पर बेचना है माल तो. ठीक है, एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट्स इन द प्रोडक्शन लाइन which ultimately leads to, that is, human working with robots. सर रोबोट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड BPA. This is known as business process automation. सर ऑटोमेशन का मतलब किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेटिक बना देना, इसको हम बोलते हैं BPA. अब इसके फर्दर बहुत सारे लेग्स हैं, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप ब्लॉकचेन, अगर आप न्यूज़ को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं तो मैं इसकी थोड़ी सी बात करूंगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो साहब बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन क्या करता है? इट इनकॉर्पोरेट्स रोबोट्स इनटू द प्रोसेस. यानी कि कल तक अगर मशीनरी काम कर रही थी तो मशीनरी को ऑपरेट कौन कर रहा था? एक ह्यूमन ऑपरेट कर रहा था. लेकिन अब उस ह्यूमन की भी जरूरत नहीं है, a robot will handle those cases. इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू द मशीनरी. यानी कि कल तक जो डिसीजन मेकिंग एक ह्यूमन करता था while running a machine, अब वो खुद मशीन ही कर लेगी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सर इससे बहुत ज्यादा पोटेंशियल जॉब लॉस होंगे. बेसिकली जॉब लॉस का पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज पहले ही जो आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री थी उसको आप कैपिटल इंटेंसिव बना चुके हो. यानी कि जो काम लेबर कर रही थी उनकी जगह आप मशीन को रिप्लेस कर चुके हो उस लेबर से. तो अब हुआ क्या कि अगर 100 लोग काम कर रहे थे तो अब 10 लोग मशीनरीज को चला रहे हैं. अब कहानी यह है कि अब उन 10 लोगों की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मशीनरी अपने आप काम कर लेगी. आपको सिर्फ रॉ मटेरियल डालने के लिए एक आदमी चाहिए कि रॉ मटेरियल आएगा,
डिस्ट्रीब्यूशन से आपके स्टोर से रॉ मटेरियल आएगा, वो मशीन के अंदर डाल दे, बाकी सारा काम मशीन कर लेगी और वो आउटपुट बना के पैक करके आपको दे देगी, फिर आप उसको बेच लो। तो आपको प्रोडक्शन लाइन के अंदर लोगों की जरूरत अब नहीं है। सो दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट्स इज। तो सर 100% जरूरी नहीं है कि 100% ह्यूमन रिप्लेस हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से समझो कि कल तक अगर मेरे को 50 लोगों की जरूरत होती थी, तो अब उसकी जगह बिकॉज ऑफ रोबोट्स मुझे सिर्फ 5 से 7 लोगों की जरूरत है। तो साहब ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कहेंगे ना कि साहब मेरी तो कितनी सेविंग हो रही है। अगर मैंने एक बार एक रोबोट खरीदा तो साहब वो तो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक फिक्स सेट की तरह खरीद लिया मैंने उसको, बट बेनिफिट उसका ये है कि मेरा एक वेरिएबल खर्चा जो मेरे को हर महीने सैलरी देनी पड़ रही थी 45 लोगों को, अब वो नहीं देनी पड़ रही। वो 45 लोग कहते थे मैं तो 8 ही घंटे काम करूंगा जी, 9वें घंटे मेरे को घर जाना है, मेरे को बीच में चाय का ब्रेक भी लेना है, लंच का ब्रेक भी लेना है। साहब मशीन तो 24 घंटे काम करती है, ना रोती है ना पिटती है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को दिखते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लॉस होता है बिकॉज ऑफ रोबोटिक्स। सेकंड, इंट्रोडक्शन of electric cars for an eco-friendly driving. सर ये हम सबको पता है कि बिकॉज ऑफ व्हीकल्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोल्यूशन जनरेट होता है सिटीज के अंदर, यानी कि सिटीज के अंदर पॉल्यूशन की सबसे बड़ी जड़ आपकी गाड़ियां हैं, जो कि या तो डीजल पे चलती हैं या पेट्रोल पे चलती हैं। तो कुछ कंपनीज हैं हु हैव टेकन अ स्टेप, जैसे कि वोल्वो। साहब वोल्वो ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। दे हैव सेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 2020 हम डीजल और पेट्रोल गाड़ी बनाना बंद कर देंगे, हम वो वाले इंजन ही मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे बिकॉज इट डिग्रेड्स आवर एनवायरमेंट। आप समझो, पहली चीज पेट्रोल आज ऑलरेडी 70 से 75 रुपए के बीच में है। 5 years डाउन द लाइन इट इज एक्सपेक्टेड कि साहब वो 90 bucks 100 bucks के आसपास होगा। तो पहली चीज, इतना महंगा हो जाएगा पेट्रोल टू ऑपरेट अ व्हीकल। उसके बाद कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कोई रिस्क भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। प्लीज राइट डाउन सो दैट आई कैन मूव ऑन। Point 4, management helps in achieving पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये सर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रोसेस के थ्रू आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल होते हैं। अ मैनेजर motivates and leads his team in such a manner that individual members of the team are able to achieve their personal objectives
while working towards the organizational objectives. साहब यही तो मैनेजर का काम है, सिंक्रोनाइज करना सारे लोगों के ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करने से उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो जाए, तो इससे बड़ा मोटिवेशन एम्प्लॉय के लिए क्या हो सकता है? अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए काम करना मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, उससे मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, फिफ्थ इंपॉर्टेंस एंड द लास्ट, management helps in the development of society. While achieving the development of organization, management also aims to develop the society by giving due importance to the social obligations. ठीक है साहब, ये भी हम कल सोशल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ चुके हैं कि आप सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए भी काम करते हो। एफिशिएंट मैनेजमेंट helps to provide good quality products and services creates employment opportunities adopts new technology for the greater good of people and leads the path towards social development. प्लीज राइट इट डाउन, फिर इसको डिस्कस करते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो साहब यहां पर हमने क्या बात करी कि एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प्स टू प्रोवाइड, क्या क्या प्रोवाइड कर सकती है साहब? एक तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके मोबाइल फोन्स। सर आपके मोबाइल फोन्स आज की डेट में
अपने आप में एक पूरे के पूरे पर्सनल कंप्यूटर है। आप सिर्फ हाई डेटा एनालिसिस अपने फोन्स के अंदर नहीं कर सकते, उसके अलावा मेरे ख्याल से आप वो सारे ऑपरेशन, सारे प्रोसेसेस कंडक्ट कर सकते हो अपने फोन के अंदर, जो कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर कर सकते हो। दिस इज नथिंग बट इंप्रोवाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सर ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज हमारे देश के लिए भी, कि एक तो आप टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, टेक्नोलॉजी की वजह से जो काम 20 लोग मिलकर कर रहे थे अब सिर्फ उसके लिए एक आदमी चाहिए। तो साथ के साथ अगर मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है एम्प्लॉयमेंट की, तो साहब वो डेफिनेटली एक अच्छी मैनेजमेंट है, ठीक है। एंड इट अडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल। तो साहब एक बात बताओ ना, अगर रोबोटिक्स से मेरी एम्प्लॉयमेंट जाती है तो क्या रोबोटिक्स बुरे हैं? नहीं साहब, एक प्रोडक्ट जो कल 100 रुपए में बनता था, आज उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ रोबोटिक्स 70 रुपए या 75 रुपए आती है। सब एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो रही है ना, एम्प्लॉयमेंट का नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन उसके लिए आप अपनी कॉस्ट को बढ़ा कर नहीं रख सकते कि नहीं मेरे को ये चाहिए, मेरे को एम्प्लॉयमेंट देनी है लोगों को, इसलिए मैं महंगा माल बेच रहा हूं साहब। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपका फेल हो जाता है वहां पर, ठीक है। चलते हैं जी आगे। सर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है, विच इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि हमने अभी तक मैनेजमेंट को समझा कि मैनेजमेंट क्या होती है। साहब मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत मैनेजर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और वो कुछ एक्टिविटीज को फॉलो करता है। वो एक्टिविटीज होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और उसके थ्रू वो एक ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट करता है जिसमें सारे के सारे लोग, सारे के सारे एम्प्लॉइज मिलकर काम करते हैं टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पर अब हम समझना चाह रहे हैं कि चलो मैनेजमेंट तो मेरे को समझ में आ गया क्या होता है, लेकिन मैनेजमेंट का नेचर क्या है। सर नेचर का मतलब यानी कि सर इसका फील्ड ऑफ डिसिप्लिन क्या है, यानी कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट्स है, या फिर ये कोई प्रोफेशन है। तो इन तीन फील्ड्स के रिलेशन में हमको अब मैनेजमेंट को समझना है। साहब ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब अनलिमिटेड टाइम आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इनको समझना जरूरी है। तो साहब इसका रिलेशनशिप, मैनेजमेंट का रिलेशनशिप मेरे को साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन के कंपैरिजन में समझना है। तो उसके लिए मेरे को पहले साइंस को समझना पड़ेगा कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस में एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सिमिलरली आर्ट्स एंड प्रोफेशन। ठीक है सर। प्रोफेशन क्या होता है सर? साइंस तो मेरे को पता है, आर्ट्स भी मेरे को पता है, प्रोफेशन क्या होता है सर? प्रोफेशन वो होता है कोई भी ऐसी प्रोफेशनल बॉडी जो आपको एक डिग्री ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप लॉयर हैं, तो आप प्रोफेशनल हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमको नेचर ऑफ मैनेजमेंट किसके रिलेशन में समझना है? साइंस। सो प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट टॉपिक which is management as a science. Management as a लिखते हैं साइंस के बारे में। Science is a systemized body of knowledge। साहब ये एक systemized body of knowledge है, यानी कि इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। हमको पता होता है अगर आप ऐसा करोगे तो आउटपुट ऐसा आएगा, जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ मोशन जो हमने पढ़ा है। साहब तो लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि अगर आप किसी चीज को धकेलोगे तो वो अपने आप फ्रिक्शन के थ्रू आगे जाएगी। तो ये एक फैक्ट है।
which is cause and effect relationship. Science is a systemized body of knowledge acquired through observation and experimentation. That explains certain general truths or the operation of general laws. For example, cause and effect relationship. चलते हैं जी आगे. So now this is science versus मैनेजमेंट. तो हम एक एक फीचर लिखते जाएंगे साइंस का और फिर ये देखेंगे कि वो फीचर मैनेजमेंट के अंदर है या नहीं है. जैसे कि इट्स अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि आपको एक प्रोसेस दिया हुआ है कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो इसका इफेक्ट ये होगा. क्या ऐसा मैनेजमेंट में होता है कि नहीं? ठीक है, देख लेते हैं. नंबर 1, systemized body of knowledge. साहब क्या मतलब है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज से? सो लिखेंगे साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज whose principles are based on cause and effect relationship so साहब मैनेजमेंट में भी तो ऐसा ही होता है. हम बताते हैं कि अगर आप एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करें, अगर आप उनको मोटिवेट करें थ्रू हायर कॉम्पेंसेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो और ज्यादा मेहनत करेगा और शिद्दत से काम करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए. दिस इज नथिंग बट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अगर आप ऐसा करोगे तो इसका आउटपुट ऐसा आएगा. तो क्या मैनेजमेंट भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? तो सर यस, मैनेजमेंट भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है. तो मैं यहां पर लिखता चला जाता हूं मेरा कंक्लूजन कि साहब ये तो है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. लिखते हैं इसके बारे में. मैनेजमेंट satisfies this feature as it also has a systemized body of knowledge
built up by management practitioners over a considerable period of time. Second, principles are based on observation and experimentation. Science principles, principles of science are first developed through ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले तो सर ऑब्जर्वेशन होती है. एग्जाम्पल दो सर इसका. सर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी. साहब सेब गिरा था न्यूटन के ऊपर, तो ही ऑब्जर्व्ड दैट इंसिडेंस कि वो सेब नीचे क्यों आया. उसके बाद आप एक्सपेरिमेंटेशन करते हो उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर. ठीक है जी, लिखेंगे साइंस प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड experimentation under certain controlled conditions. सब क्या सेम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी होता है? समझते हैं. साइंस डील करता है लॉ ऑफ नेचर से, मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बीइंग से. सब ग्रेविटी हमेशा एक डिफाइंड रिजल्ट देगी. अगर मैं इस पेन को नीचे छोड़ता हूं तो वो जमीन पर जाके गिरेगा, और 100 बारी छोड़ूंगा तो 100 की 100 बारी गिरेगा. किसी भी केस में वो वापसी उल्टा ऊपर की तरफ नहीं आएगा. बाउंस बैक करके आ सकता है, लेकिन पहले वो नीचे ही जाएगा. दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी कि वो 100 की 100 बारी 100% केसेस में रिजल्ट वैसा ही रहेगा. लेकिन मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स हु आर अनप्रिडिक्टेबल. सब एक ह्यूमन किस तरीके से किस सिचुएशन में रिएक्ट करेगा, ये मैं 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकता. इसलिए ये वाला फीचर पार्शियली मैनेजमेंट में है, 100% तो बिल्कुल नहीं है. ठीक है जी, लिखेंगे दिस फीचर इज नॉट completely applicable in management. Management deals with human beings who are whose actions are
unpredictable sometimes। सर हो सकता है आप 70-80% टाइम सही हो जाओ, लेकिन कंप्लीटली 100% केसेस में आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप काम करेगा, ऐसा नहीं है। सो कंक्लूजन नीचे लिखते हैं, मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन inexact और partial science। साहब ये वाला तो हमारा 100% मैच नहीं हुआ, पार्शियल है, इसलिए मैं यहां पर क्रॉस लगा रहा हूं सो दैट आपको याद रहे। चले सर, थर्ड, सर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं दे हैव अ यूनिवर्सल वैलिडिटी। यानी कि आप सेब को हिंदुस्तान में गिराओ, अमेरिका में गिराओ, या यूके में गिराओ, या ऑस्ट्रेलिया में गिराओ, सब रिजल्ट सेम है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। लेकिन मैनेजमेंट तो हमने पढ़ा है साहब डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या है कि साहब हमको हर जगह के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर मैनेजमेंट डिसीजंस लेने होते हैं। तो यूएस में लिया हुआ मैनेजमेंट डिसीजन अगर वहां सक्सेसफुल था तो वो इंडिया में भी सक्सेसफुल होगा, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट अलग है, यहां का एनवायरनमेंट अलग है। ठीक है जी साहब, यहां पर सर्दी होती है, हिंदुस्तान के अंदर सर्दी होती है तो सर्दी के कपड़े बिकते हैं। अब आप बोलो कि मैं सिंगापुर शिफ्ट हो रहा हूं, मैं सिंगापुर में स्वेटर की फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, तो साहब वहां 12 महीने गर्मी होती है, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती, दे आर इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोकल एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, लिखते हैं। इसका तो कंक्लूजन हमने हाथ के हाथ ही निकाल लिया। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स have a universal validity and can be applied in all situations and at all times। This feature of science is not completely applicable in management, management principles are not exact as scientific principles their applicability hence लिख लेते हैं, hence their applicability is not universal and they have to be modified
as per the circumstances. तो साहब ये भी 100% एप्लीकेबल नहीं है, 70 से 80% हम फिर भी कह सकते हैं कि एप्लीकेबल है। ठीक है जी, तो फटाफट हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा, जो कि 4 तरीके की इंपॉर्टेंसेस हमने समझी मैनेजमेंट की। क्या क्या थी वो? पहली, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकंड, मैनेजमेंट इंक्रीजेस आवर एफिशिएंसी। थर्ड, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपको चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना होता है विद टाइम। ठीक है। फोर्थ सेज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। एंड द लास्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। साहब उसके बाद हमने शुरू किया नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का इन 3 फील्ड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। क्या मैनेजमेंट साइंस है, वो आर्ट्स है, या वो प्रोफेशन है। तो साहब हमने आज की डेट में सिर्फ साइंस पढ़ा। तो साइंस के केस में हमने 3 फीचर्स समझे साइंस के। पहला, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या मैनेजमेंट सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? तो सर हमारा जवाब था यस, मैनेजमेंट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। उसके बाद सेकंड हमने बोला प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रिजल्ट देंगे 100% केसेस में। क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी आपको हर जगह सेम रिजल्ट देंगे 100% केसेस में? तो ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं, क्योंकि ह्यूमन जो हैं दे आर अनप्रिडिक्टेबल। एंड द लास्ट वाज यूनिवर्सल वैलिडिटी। साहब यूएस के मैनेजमेंट डिसीजंस क्या इंडिया में एप्लीकेबल हैं? तो वो नहीं है। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो वो यूएस में भी वैसे ही अप्लाई करेगा जैसे वो इंडिया में अप्लाई करेगा। सो इट हैज अ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी एंड मैनेजमेंट डज नॉट हैव दैट। ठीक है, तो सर आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। प्लीज रिवाइज योर क्लास एंड वील टेक दिस फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बाय, थैंक यू।